प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों। तो प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा तो किस दर्पण में होगा? समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। चित्र में दो सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वेत। तो कैसी होगी? श्वेत होगी। तो श्वेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तल लेंस के एफ तथा 2f के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तविक बड़ा तथा उल्टा बनता है। उत्तल लेंस के एफ तथा 2f के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बड़ा तथा उल्टा बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किस दृष्टि दोष के निवारण में डिफोक्सी लेंस का उपयोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। अब सबसे पहले जान लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, तो हम इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब जान लेते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है किंतु जो है पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो इसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ना तो इसमें पास की वस्तु दिखाई देती है साफ, ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, कॉलम ए में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। तो हमें क्या करना है? कॉलम ए और कॉलम बी का सही यानी सुमेलन करना है। तो देखेंगे, पहला ओम मीटर है, ये किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। तो इसमें दूसरा पहला ओम मीटर किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का। तीसरे वाले में लगा देंगे। वाट किसका हो जाएगा? विद्युत शक्ति का। तो दूसरे वाले में लगा देंगे दूसरा का। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का होता है, तो चौथे वाले में लगा देंगे। तीसरा वाला कूलाम को चौथे वाले में लगा देंगे। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का होता है, तो चौथे वाले को पहले वाले में लगा देंगे। इस तरीके से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? पहला का तीसरा। तो ये पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मिला लीजिएगा बच्चों। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर धारा प्रवाहित करता है। तो धारा का मान निकालना है। तो आई बराबर होता है, और आई बराबर देखिए पी बराबर होता है वी आई। क्या होता है? वी आई। और आई बराबर होता है पी बटे वी होता है। पी बटे क्या होता है? वी होता है। तो पी का मान कितना है? 110। 110 ऊपर रख देना है और बटे में क्या रख देना है? 220 रख देना है। यहाँ से ये कट जाएगा, 1 मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया, 110 लिख देना है। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ 11 बटे क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो 11 दूनी 22, 2 बार में कट जाएगा, तो 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब 0.5 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, समान होता है। किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो समान होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में है?
तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए CH4 तथा C2H6 ये दोनों एल्केन समूह में आते हैं। यहाँ देखिए ये एल्केन हो गया, ये एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, विषम जातीय में हो गया, विषम जातीय विजातीय में आ जाता है, तो ये नहीं होगा। ये इसमें देखेंगे आप एल्कोहल, तीसरे वाले में दोनों में एल्कोहल है, तो ये दोनों हो जाएगा। इसमें देखेंगे CH4 और ये एसीटेट है, तो ये दोनों क्या है, विजातीय हैं, और ये दोनों पहला और तीसरा क्या है, समजातीय है, बाकी दूसरा और चौथा क्या है, विजातीय है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और तीसरा। ऑप्शन विकल्प विकल्प कौन सा सही होगा, ए हो जाएगा, पहला और तीसरा हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। तो एथेनॉल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C2H5OH होता है। तो OH क्या लगा हुआ है, OH, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एल्कोहल में क्या लगता है, OH लगता है, तो एथेनॉल ऑल है, ऑल, तो यहाँ कौन सा है, OH को ही ऑल बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अब देखेंगे प्रश्न नंबर है 10। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलियन का संभावित पीएच मान है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में आप क्या करेंगे, और टिक कर देंगे। तो ये क्या होता है, ऑप्शन यानी क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 8 होता है यानी 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है अम्लीय होता है, 7 के बराबर होता है तो उसे हम उदासीन कहते हैं। तो 7 से अधिक है तो ये क्या है, क्षारीय है। तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, CaOCl2 का प्रचलित नाम है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है, धावन सोडा कपड़े धुलने वाला, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग पेंट वगैरह करने में किया जाता है, और हड्डियों के टूटने पर भी इसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अब क्रिया है तो इस प्रकार की अब क्रिया क्या होती है, विस्थापन अपक्रिया होती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कॉपर ऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवाहन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है बीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जाइलम। जाइलम का काम होता है पौधों में जल का संवाहन करना, जल एवं खनिज का संवाहन करना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जाइलम। फ्लोएम का काम होता है पौधे में भोज्य पदार्थ को पहुंचाना, यानी भोजन का संवाहन करना। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, पौधों में जल की हानि से संबंधित है। ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है रंध्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रंध्र। तो पौधों में जल की हानि से संबंधित है तो रंध्र सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है।
तो ऑप्शन ए है ऑक्सीन, ऑप्शन बी है जेब्रेलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा ये इनमें सभी। तो ऑक्सीन भी क्या है, पादप हार्मोन है, जेब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17, गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोगी है? ऑप्शन ए है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है पुनर्भवन, इन ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। गुलाब के पौधों को उगाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? कायिक प्रवर्धन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है वृक्क, ऑप्शन बी है वृक्राणु, ऑप्शन सी है बोमैन संपुट, ऑप्शन डी है न्यूरॉन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। तो अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 19। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों का प्रकट करता है? तो जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कैपिटल आर आर, यानी डबल कैपिटल आर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है? ऑप्शन ए है हरे पौधे, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है सब्जियां, ऑप्शन डी है प्लास्टिक की थैलियां। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टिक की थैलियां। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टिक की थैलियां। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। अब देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है। पहला देखेंगे 21 नंबर का पहला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कर लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो लिख देना है दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें पहला लिख देना है निकट दृष्टि दोष, दूसरा लिख देंगे दूरदृष्टि दोष, तीसरा लिख देंगे जरा दृष्टि दोष। इन दोषों के नाम तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ दूसरा है, अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। तो इसको भी आप कर लेंगे तो आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। तो अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, पहला, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? तो इसके 2 नियम होते हैं, तो दोनों नियमों को लिख देना है एग्जाम में। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22 का 2, 10 सेमी दूर स्थित वस्तु के 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चों आपको क्या करना है? आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन ज्ञात करना है, तो इसका हम पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो अगली वीडियो में हम इसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो इनको कैसे बनाते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनका फुल सॉल्यूशन देंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 23। पहला है, प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है? इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम क्या होता है? अगर इसको आप कर लेंगे तो 2 नंबर एग्जाम में आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 23 का 2 है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम लिखिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर और इसके दिशा का क्या करना है, दिशा का नियम लिखना है। तो अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 24 है। 24 का पहला है, 1-2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है।
प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको 4 नंबर के आते हैं एग्जाम में। ऐसे प्रश्न 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर अब देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 का दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ये लिख देंगे तो आपको जो है यहाँ 2 नंबर दे दिए जाएंगे। अब अथवा करके दिया है तो इनमें से आप इसको कर सकते हैं या अथवा वाला कर सकते हैं। दिए गए परिपथ, अथवा वाला देखेंगे, पहला है दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए जबकि परिपथ में 6 एम्पीयर की धारा का प्रवाह हो रहा है। तो दोस्तों इस डायग्राम से आपको क्या करना है, इसमें धारा का मान निकाल लेना है। तो पहला आपको क्या करना है, इसमें धारा का मान, प्रतिरोध का मान निकालेंगे, फिर यहाँ से आप आसानी से धारा का मान निकाल लेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर देखेंगे दूसरा, किसी विद्युत परिपथ में आमीटर तथा वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? यह क्वेश्चन भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो आमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिख देना है। तो प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 25 का पहला, अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अपक्रिया तथा विस्थापन अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको यहाँ लिखना है संयोजन अपक्रिया क्या है, विस्थापन अपक्रिया। तो इसको आप जो है उदाहरण सहित क्या करना है, आपको समझाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यह भी प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। अब देखेंगे 25 का 2, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो समीकरण लिखिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, अम्ल तथा क्षार की परिभाषा लिखिए तथा रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीनीकरण अपक्रिया को समझाइए। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इसकी परिभाषा लिखना है और रासायनिक समीकरण द्वारा आपको क्या करना है, उदासीनीकरण अपक्रिया को समझाना है। ये भी प्रश्न 2 नंबर के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 का 2, पीएच पैमाना की अवधारणा को समझाइए। तो पीएच पैमाना की अवधारणा को आपको समझाना है। तो ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर देखेंगे 27। 27 का पहला, हाइड्रोजनीकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए तथा एक उपयोग लिखिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। अब प्रश्न देखेंगे 26 का दूसरा, अवक्षेपण अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न 2 नंबर का। प्रश्न तीसरा देखेंगे, 27 का तीसरा है, साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए। तो साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाना है। यह भी प्रश्न 2 नंबर के हैं। तो अथवा में दे रखा है, या तो आप इन तीनों को कर देंगे, यानी संतृप्त और एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए और या निस्थापन तथा भर्जन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ऊष्मीय अपघटन, तीसरा ऊष्मीय अपघटन को संक्षेप में समझाइए। तो इसमें अथवा वाले में से आप ये चाहे तो आप इन तीनों को कर सकते हैं या इन तीनों को कर सकते हैं, अथवा वाला कर सकते हैं या पहले वाला, जो आपको आ रहा वैसे कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषण, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में उपयुक्त उदाहरण सहित अंतर कीजिए। तो यहाँ अंतर दे देना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 29 है, उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
तो ये भी प्रश्न 4 नंबर के हैं। तो ये बायोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों, ये जीव विज्ञान का है, तो इसको तैयार कर लेना है। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? जैसे स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो इस तरीके से बना के लिख देना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 30 है, पुष्प की अनु अनुदैर्घ्य कार्ड का नामांकित चित्र समझाइए। ये भी 4 नंबर का है। ये भी क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर का है, तो आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 31 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला है क्या, दूसरा है पोषी स्तर, तीसरा है कचरा प्रबंधन। तो इन दोनों यानी इन तीनों में से किन्हीं दो पर ही क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जिससे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से आ रहा है या अथवा वाला आ रहा है, अथवा वाला है पादप पादपों में समन्वय का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो अगर अथवा वाला आ रहा है तो अथवा वाला करेंगे, नहीं तो इन दोनों में से एक का क्या कर देना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है।